भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। आज जशपुर वासी बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़ा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जशपुर में और कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के कर्मभूमि में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज यहाँ पर उपस्थित हम राष्ट्रीय प्रदेश के प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव जी, आदरणीय सह प्रभारी नितिन नवीन जी, उपस्थित सभी मंचस्थ राज परिवार से सभी सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको भी स्वागत और आभार करती हूँ। यहाँ पर आप मान जशपुर के कोने कोने से राउर मनाई यहाँ आप मल्ला भी मैं बहुत बहुत स्वागत और वंदन और अभिनंदन करो थो। साथी मान दिलीप सिंह जुदेव जी का ये कर्मभूमि उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए नक्शे कदम पे जशपुर वासियों हमेशा चलने वाले जशपुर वासी यहाँ पर उपस्थित हैं। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा मां खुड़िया रानी का आशीर्वाद लेकर के जशपुर की धरती से निकलेगी और निश्चित है ये छत्तीसगढ़ की निकम्मी कांग्रेस सरकार को बदलने का ये संकल्प लेके जा रहे हैं। और इस बार हम लोग अपना वादा करते हैं कि जशपुर के तीनों सीट को हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्पित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना करके। ये जशपुर वासियों का प्रण है। माननीय ये जशपुर कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के ऊर्जावान धरती है। इस धरती से शंखनाद अगर उठती है तो पूरा छत्तीसगढ़ में यहाँ का लहर फैलता है। ये मैं आप लोगों को दावे के साथ कहती हूँ। और मेरे साथियों, आज एक बार जोरदार मैं आप लोगों को आह्वान करती हूँ कि दोनों हाथ उठा करके तीनों सीट को हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना करके देंगे। ये विजय संकल्प लेकर के हम लोगों को विश्वास दिलाना है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके एक बार विश्वास दिलाना है। भारत माता की, भारत माता की। मैं पुनः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जशपुर की धरती में फिर से मैं अभिनंदन और स्वागत वंदन करती हूँ। और राउर मन कोने कोने से आई यहाँ ओकर का झलक में आप मल्ला स्वागत अभिनंदन करते हुए विजय संकल्प के लेकर के आज आप लोगों को मैं धन्यवाद और करती हूँ, आभार करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इसी शब्द के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं इस मंच को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं इस रथ यात्रा के रथी आदरणीय श्री नारायण चंदेल जी को सभा को परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने हेतु। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जशपुर की इस पावन भूमि से आज परिवर्तन यात्रा का शंखनाद करने के लिए, परिवर्तन यात्रा का आगाज करने के लिए हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी उपस्थित हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और इस महती जनसभा में पूरे अंचल से आए भाइयों और बहनों, नौजवान मित्रों, हम सब लोग स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यह जशपुर की भूमि से
2003 में परिवर्तन का आगाज हुआ था, परिवर्तन यात्रा निकली थी और आज फिर से परिवर्तन यात्रा इस जशपुर की भूमि से प्रारंभ हो रही है। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का इन शब्दों के साथ में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपके आने से नीम भी बन गया चंदन है और जशपुर की पावन माटी पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। आज एक विशेष अवसर है, छत्तीसगढ़ में दूसरी परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। जशपुर के जो परंपरागत सांस्कृतिक व्यवहार है, हमारे पहाड़ी कोरवा बंधु सियाराम पहाड़ी कोरवा हैं और नट्टूराम पहाड़ी कोरवा समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जशपुर की पावन धरा पर पहाड़ी कोरवा समुदाय की ओर से अपने पारंपरिक धनुष और बाण से स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, आप मंच में सामने रहेंगे और हमारे पहाड़ी कोरवा बंधु आपको जशपुर की परंपरा पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति अपने परंपरागत धनुष और तीर साहब पर स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। जशपुर के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी साथ में हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, मंच पर उनका स्वागत है। अब आज के इस परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करते हुए गौरवान्वित हो रहा हूं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट अध्यक्ष आदरणीय अरुण साहू जी को। आप सादर मंच पर आमंत्रित हैं इस परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने के लिए। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। कुमार दिलीप सिंह जुदेव अमर रहे, कुमार दिलीप सिंह जुदेव अमर रहे। भारत माता की। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। औपना साहिबो, औना साहिबो, औना साहिबो। आज मां भुवनेश्वरी देवी भगवान बालाजी के ये पुण्य भूमि ला मैं प्रणाम करा था और घरेश्वर भगवान राम ला प्रणाम करा था। ये बाला साहब देशपांडे जी के कर्म भूमि, ये कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के जन्म भूमि, जगदेव राम राव जी के ये कर्म भूमि, इमनला नमन कराता हूं, अभिनंदन कराता हूं, प्रणाम कराता हूं। आप सब धनला राम राम जय जोहार कराता हूं। आज हम सब के लिए ये गौरव के बात है, हम सब के लिए खुशी के बात है कि आज हमारे बीच में दुनिया के सबले बड़े राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आगमन हुए। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत कराओ। मंच में विराजमान हमारे जम्मू पार्टी के बड़े बड़े नेता मन और अत्यधिक बड़े संख्या में उपस्थित जम्मू
भाई बहनी मन, संगवारी मन, सियान मन, आज भारतीय जनता पार्टी के दूसरा परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के हाथों में होना है। आज माता खुड़िया रानी से आशीर्वाद लेके, भगवान बालाजी के आशीर्वाद लेके ये यात्रा के शुभारंभ हुआ थे। पहली यात्रा के शुरुआत 12 तारीख के मां दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेके दंतेवाड़ा से प्रारंभ हुए हैं। आज वो यात्रा के चौथा दिन है, लेकिन परिवर्तन के हवा अतका तेज बहाते, परिवर्तन के हवा तूफान में बदल गए है। और पानी बरसात के बावजूद हमारी यात्रा में बड़ी संख्या में सब जनता जुड़ा थे। ये बतावा थे कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होने वाला है। अब ये पाके आज का ये दूसरा परिवर्तन यात्रा ओला शुरुआत करे बोल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 4.5 साल में भूपेश बघेल की सरकार चली है, इस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम, हर वर्ग को धोखा देने का काम किया है। इस सरकार ने केवल और केवल लूट मचा के रखी है। लूट, कोयला में लूट, शराब में लूट, चावल में लूट, डीएमएफ में घोटाला, गौठान में घोटाला, और तो ये भूपेश बघेल के सरकार गोबर भी नहीं छोड़ी, गोबर में भी घोटाला करे के काम ये भूपेश बघेल के सरकार करे। अब आज जब छत्तीसगढ़ के सब जनता आज भूपेश बघेल के सरकार से परेशान है, हर वर्ग ला ठगे के काम। और सबले बड़े बात तो ये है कि आज छत्तीसगढ़ के नौजवान के नौकरी के पदला भी बेचे के काम ये भूपेश बघेल के सरकार करे है। छत्तीसगढ़ के पीएचसी के पद, व्यापम के पद, सब बदला पैसा में बेचे के काम और अपन अधिकारी, अपन नेता मल्ला बांटे के काम करत है। गांव गरीब किसान आज परेशान है। और ये पाके आज ये परिवर्तन की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी ये छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है, लेकिन आज इस छत्तीसगढ़ को 4.5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए इस छत्तीसगढ़ को आज बचाने की आवश्यकता है। और छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से छुटकारा और मुक्ति चाहती है। आइए हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ में परिवर्तन का आगाज करें, परिवर्तन यात्रा को सफल बनाए। इतना ही निवेदन और आग्रह आपसे करता हूं। आइए अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए, खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए परिवर्तन में हम सहभागी बने, ऐसा निवेदन करते हुए आप सभी को धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है। सुबह से सारे जशपुर वासी भरी बरसात में जिसका इंतजार कर रहे थे, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय यशस्वी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके थे और उनका उद्बोधन के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से अपने स्थान में खड़े होकर जोरदार तालियों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे।
नड्डा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नड्डा जी जिंदाबाद। नड्डा जी आप संघर्ष करो, छत्तीसगढ़ आपके साथ है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के इस परिवर्तन यात्रा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष सम्माननीय श्री अरुण साहू जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन सरोज पांडे जी, हमारे यहाँ के इस चुनाव के प्रभारी सम्माननीय ओम माथुर जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री नारायण चंदेल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन लस्ता हुसैनी जी, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन जी, भारत सरकार में मंत्री रेणुका जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद बहन गोमती साय जी, हमारे यहाँ उपस्थित पूर्व में रहे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और यहाँ जशपुर में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, माताएं बहनें और मेरे जुझारू नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो जब मैं जशपुर में आया हूं और आने पर बालाजी भगवान के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला और मैंने वहां प्रार्थना की बालाजी भगवान के सामने कि हम सब लोग जिस समाज की भलाई के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो आज ये परिवर्तन यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, उसको बालाजी भगवान का आशीर्वाद मिले और हम सफल हों ताकि छत्तीसगढ़ विकास की ओर ठीक ढंग से आगे बढ़े। इसलिए पुनः बालाजी माता को, बालाजी भगवान को नमन करते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। मित्रों, जब मैं जशपुर में आया हूं तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने दिलीप सिंह जुदेव जी के बारे में चर्चा की। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी महान नेता तो थे ही, महान आत्मा तो थे ही, लेकिन वो महान समाज सुधारक भी थे और प्रदेश को आगे ले जाने वाले नेता। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ काम करने का। वो हमारे लोकसभा के भी सदस्य रहे, राज्यसभा के भी सदस्य रहे। हम सब लोग जानते हैं कि यहां बहुत से लोग जय जुदेव के नाम से उनका अभिवादन करते थे। वो सिर्फ नेता नहीं थे, वो देश को एकता के माला में पिरोने वाले, हमारे नेतृत्व करने वाले नेता थे। इसको भी हमको समझना चाहिए। घर वापसी, धर्मांतरण के खिलाफ समाज को एकत्र करना, इकट्ठा करना, राजनीतिक मुद्दों पर पूरी ताकत से जवाब देना और राजनीतिक मुद्दों पर जवाब देते देते अपने अस्तित्व को दांव में लगा देने वाले ऐसे देखे तो दिलीप सिंह जुदेव देखे। मुझे आज भी याद है 2003 में मैं अपने प्रदेश में मंत्री था और मुझे यहां चुनाव में भेजा गया था।
मुझे उस समय का दिलीप सिंह जुदेव जी का भाषण याद है, जब उन्होंने कहा था कि ये भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को नस्तो नाबूद कर दो, इसको जड़ से उखाड़ दो, और मैं अपनी मूंछ को दांव पर लगाता हूं, ऐसे दिलीप सिंह जुदेव। आज इस पवित्र धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है और हम यहां से परिवर्तन यात्रा की प्रारंभ कर रहे हैं। वो जहां भी होंगे उनकी एक ही तमन्ना होगी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंक दे और परिवर्तन यात्रा सफल हो, यही उनकी आत्मा चाहती है। बोलिए, जुदेव जी की कहे हुए बातों को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं स्टेडियम के पीछे से सुनना चाहता हूं, करेंगे कि नहीं करेंगे? मित्रों, उन्होंने अपना सारा जीवन सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, नैतिकता के लिए, धर्म के लिए उन्होंने सारा जीवन लगा दिया। और आज जब ऐसे पवित्र भूमि से मुझे परिवर्तन यात्रा का प्रारंभ करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम संकल्प लेते हैं कि यह परिवर्तन यात्रा सफल होगी। इसके लिए हर कुछ करेंगे और पूरी ताकत से लगेंगे, इस बात का हमको विश्वास लेना चाहिए। मित्रों, जब हम बात करते हैं, अभी यहां पर भूपेश बघेल की बात हो रही थी। बोलिए, कांग्रेस पार्टी ने आपसे पिछले 5 साल में छलावा किया कि नहीं किया? छलाया कि नहीं छलाया? आपको गुमराह किया कि नहीं किया? उन्होंने कोई भी मैनिफेस्टो की बातें पूरी की है क्या? पूरी की है क्या? जो कह के आए थे उसके विपरीत काम किया कि नहीं किया? मित्रों, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आज यहां पूछने आया हूं माताओं से। बताओ, 500 रुपए प्रति माह माताओं को मिल गया क्या? मिल गया क्या? मिला क्या बहने? मैं जानना चाहता हूं कि जो ये कहा गया था कि गरीब माताओं को, बहनों को 4 मुफ्त गैस का सिलेंडर मिलेगा, मिल गया क्या? मिल गया क्या? मित्रों, मैं अपने आदिवासी भाई, जनजाति भाई, किसान भाई, उनसे पूछना चाहता हूं कि जो भूपेश बघेल ने कहा था कि भूमिहीन लोगों को हम जमीन देंगे, उनको जमीन मिल गई क्या? जमीन मिल गई क्या? मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भूपेश बघेल के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। खाने के लिए भ्रष्टाचार और दिखाने के लिए माताओं को प्रति माह 500 रुपए दूंगा, भूमिहीन लोगों को जमीन दूंगा, नौजवानों को भत्ता दूंगा। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिल गया क्या? मिल गया मेरे नौजवान भाई? मिला क्या पिछले 5 साल में? ये है जिस तरीके से भूपेश बघेल ने सरकार पिछले 5 साल में चलाई है। और ये परिवर्तन यात्रा क्यों है? ये परिवर्तन यात्रा इसलिए है कि पहले भी हमने आपकी सेवा की है, आगे भी आपकी सेवा करेंगे, और हम वायदा करते हैं कि गरीब कल्याण में जो मोदी जी ने काम चलाया है उसको भी फिर से छत्तीसगढ़ की धरती पर उतारेंगे और गरीबों का कल्याण करेंगे। किसानों का सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, युवाओं को आगे बढ़ाने वाला काम करेंगे,
और छत्तीसगढ़ के इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भूपेश बघेल और उसकी सरकार का भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ की जनता के सामने लाएंगे और उस सरकार को, उस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम छत्तीसगढ़ की जनता करे। इस बात के लिए परिवर्तन यात्रा चलाएंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि 12 तारीख को दंतेश्वरी माता जी का आशीर्वाद लेकर के दंतेवाड़ा से एक यात्रा चली है जो 45 विधानसभा से होकर के आएगी और उसी तरीके से आज जो ये यात्रा शुरू हो रही है यह भी 40 विधानसभाओं से होकर बिलासपुर पहुंचेगी और वहां पर दोनों यात्राएं मिलेंगी, जन जन के बीच में संदेश देगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको आशीर्वचन और मार्गदर्शन वहां बिलासपुर में मिलेगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ये परिवर्तन यात्रा इस तरीके से आगे बढ़ेगी। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं, आज देखिए, आप बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में देश की इज्जत दुनिया में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आपने अभी देखा ये G20 का सम्मेलन आपने देखा आपने टेलीविजन पर देखा। ये बताता है कि आज भारत पिछलग्गू नहीं है, आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को संदेश दे रहा है और दुनिया को आगे बढ़ाने के काम में अपना योगदान कर रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से दुनिया के 20-21 शीर्ष नेता आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर जाकर एक साथ नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं। ये आज भारत की ताकत बनी है। ये हमको समझना चाहिए कि दुनिया अब हमको कैसे देख रही है। बहुत सम्मेलन होते हैं, G7, G20, बहुत से कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कार्यक्रम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे ये कभी कभी होता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बारे में सफल हुए कि 20 देश के अलग अलग विचार हो सकते हैं, 20 देश के अलग अलग सोच हो सकती है, 20 देशों का अलग अलग एक दूसरे देशों को देखने का नजरिया हो सकता है, 20 देश का भारत के प्रति भी देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी के बताए रास्ते को मानते हुए दिल्ली का डिक्लेरेशन करते हैं और दिल्ली में सहमति लाते हैं। यह पहली बार होता है, यह हमको देखना चाहिए। यह दिल्ली डिक्लेरेशन, ये G20 का एक बहुत ही, पहली बार नहीं, पहले भी हुए हैं, लेकिन एक जिस तरीके की स्थिति दुनिया में पैदा हुई है उसमें ये एक बहुत ही नायाब कामयाबी मिली है। इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, कभी आपने सोचा था कि हमारा चंद्रयान पहली बार दुनिया में साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव में पहला सैटेलाइट उतरेगा तो वो भारत का उतरेगा? इसको भी सफल किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और साइंटिस्टों के कर्तव्यों ने, उनका जिसको कहते हैं उनका योगदान, जो साइंटिस्ट हमारे दिन रात लगे रहे और जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रोत्साहन मिलता रहा, आज उस कारण से चंद्रयान का हमारा कार्यक्रम दक्षिणी ध्रुव पर सफल हुआ है। वह भी आप सब लोगों ने देखा है। मित्रों, मैं यहां एक बात और आपको बताना चाहता हूं और वह यह बताना चाहता हूं कि अगर हम देखें तो दुनिया में आज आर्थिक मंदी है। कोरोना की लड़ाई के कारण, यूक्रेन की लड़ाई के कारण और कोरोना के आपदा के कारण दुनिया में आर्थिक मंदी आई है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इस आर्थिक मंदी में भी
अगर सबसे तीव्र गति से कोई आर्थिक दृष्टि से बढ़ता हुआ देश है तो वो भारत देश है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। पिछले 2 सालों में हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से आज हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और अब वो दिन दूर नहीं है, 2024 के बाद हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। उस ओर हमारे कदम चले। आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है। 9 साल पहले 2014 में आपके पास जो मोबाइल होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना। 92% मोबाइल चाइना में बनते थे और हम भारतीय इस्तेमाल करते थे। आज 97% मोबाइल आज भारत में बन रहे हैं और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है। यह बदलता भारत है। आपको जानकर खुशी होगी कि ऑटोमोबाइल में, ये गाड़ियां बनाने में दुनिया के जापान को पछाड़कर हम तीसरे नंबर की मार्केट बन गए हैं। यह भारत बढ़ता भारत है। इस्पात में, स्टील में हम दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। इसलिए आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो देश आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। यह भी हम सबको ध्यान में। लेकिन यही नहीं है। मैं जब जशपुर आया हूं तो मुझे खुशी है कि आपके साथ मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सब की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना। आपको जानकर के खुशी होगी कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। अब वो मिडिल इनकम ग्रुप में आ गए हैं। कितने लोग? 13.5 करोड़ लोग। 22% की गरीबी से हम 10% पर आ गए हैं। और आपको जान करके और खुशी होगी कि भारत में अति गरीबी अब 1% से भी कम है। 1% से भी कम है। और ये क्यों हुआ है? इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसको प्रारंभ किया। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम लोगों ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देने का निश्चय किया ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसकी व्यवस्था की। इसलिए आज अति गरीबी घट गई है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, तो आज 11 करोड़ 78 लाख किसानों को हर चौथे महीने 2000 और साल का 6000 देने का निर्णय किया है। आज किसान को किसी साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं है कि वो साहूकार के पास जाए और पैसे मांगे और तब जाकर के अपना यूरिया खरीदे, तब जाकर के अपने बीज खरीदे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में 2000 रुपए हर चौथे महीने पहुंचा देते हैं, उसके बैंक के खाते में डाल देते हैं। यह है अंतर। आज जल जीवन मिशन में 9 करोड़ 82 लाख यानी 10 करोड़ लोगों तक हम हर घर नल पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 26.5 लाख हमारे हर घर जल की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां 4 करोड़ घर बन रहे हैं, नोट करना मेरी बात को, 4 करोड़ घर बन रहे हैं, वहीं इसी के लिए 14,80,000 घर छत्तीसगढ़ में बनने के लिए सैंक्शन दिया गया है। लेकिन दुख के साथ बोलना पड़ता है, मैं परिवर्तन यात्रा क्यों बोलता हूं कि परिवर्तन करो?
इसलिए कि 14,80,000 में से भूपेश बघेल ने 12 लाख लोगों को उनके कागजात दिल्ली पहुंचने से रोक दिया है और 12 लाख लोग आवास से वंचित हो गए हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। बोलिए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मित्रों, जो 12 लाख गरीब लोगों का घर की व्यवस्था जो मोदी जी देना चाहते हैं, जिसके लिए पैसे सैंक्शन कर दिए हैं, और संख्या कितनी है? 12 लाख। और वो 12 लाख के कागजात भूपेश बघेल दिल्ली नहीं पहुंचाता, इनको परमिशन नहीं देता। और मुझे जान करके और भी दुख हुआ कि एक परिवार के 5 लोग कच्चे मकान में, वो मकान गिर गया और वो दब गए। और जो दबे वो परिवार वो था जो प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रतीक्षा सूची में जिसका नाम था, और भूपेश बघेल ने उसको सैंक्शन देने से इनकार किया। बोलिए, ऐसी सरकार को रहने देने का अधिकार है? रहेगी क्या ऐसी सरकार? परिवर्तन करेंगे ना? परिवर्तन होना चाहिए ना? मित्रों, अगर हम स्वच्छ भारत की बात करें, मुझे याद है ये जो नेशनल हाईवे है 43, हम लोग जब शाम को गाड़ियों से जाया करते थे तो हमारी महिलाएं झुंड की झुंड सड़कों पर लोटा लेकर अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए निकला करती थी। बोलिए, ये तस्वीर होती थी कि नहीं होती थी? होती थी कि नहीं होती थी? किसी ने महिलाओं की इज्जत की चिंता नहीं की। किसी को यह नहीं लगा कि इनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम महिलाओं को इज्जत घर देंगे और स्वच्छता की दृष्टि से काम करेंगे। आज मुझे खुशी है कि 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर देकर उनके इज्जत की रक्षा की है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। यह महिला सशक्तिकरण हुआ है। और आपको जान करके आश्चर्य भी होगा और संतोष भी होगा कि छत्तीसगढ़ में 34.5 लाख इज्जत घर बने हैं। इसका मतलब 34.5 लाख बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करते थे। और वही नहीं, उनके साथ उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी इसी तरीके का जीवन जीने के लिए मोहताज हो गए थे। सही मायने में महिलाओं को इज्जत देकर आजादी किसी ने दी तो वह नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के तहत दी। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, आयुष्मान भारत 10 करोड़ 74 लाख परिवार, और उसमें से लगभग 36 लाख परिवार हमारे छत्तीसगढ़ के 36 लाख परिवार, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, उनको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर, गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए, इलाज के लिए पैसे देने की व्यवस्था 5 लाख रुपए हर साल देने की व्यवस्था की है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। यहां बैठे हैं सब लोग, ये सब कोई ना कोई एमपी हैं, एमएलए हैं या रहे हैं। इनसे पूछिए आज से 10 साल पहले क्या होता था। ये अर्जियां लेकर के जाते थे और कहते थे, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये गरीब आदमी है, इसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, इसको वेल्व लगना है, इसका बाईपास होना है, इसकी किडनी बदलनी है, इसको हर्निया का ऑपरेशन होना है, इसको कैंसर का इलाज करना है। 1.5 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए दे दो। बोलिए, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और मुख्यमंत्री तय करते थे, चलो 1.5 लाख मांगा है, 1 लाख दे देते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 54 करोड़ लोग, देश की 40% की आबादी को हर साल 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए इंतजाम किया है। आयुष्मान भारत में, यह समझना चाहिए।
बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो ये देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बोलो गरीबों का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ? मित्रों, अगर मैं विकास के बारे में कहूं, छत्तीसगढ़ ने जो भी विकास देखा है, आप बोलिए नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपके यहां 5 नेशनल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए रायपुर से धनबाद तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए धनबाद से रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम तक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? रायपुर की दृष्टि से आप बताइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर को, छत्तीसगढ़ को दिया गया कि नहीं दिया गया? आप बताइए मेडिकल कॉलेजेस दिए गए कि नहीं दिए गए? आप बताइए अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज खुला कि नहीं खुला? क्या विकास के काम हुए हैं? रेल में, रोड में, नेशनल हाईवे, एलिवेटेड रोड, कॉरिडोर, हर दृष्टि से विकास के काम हुए हैं। लेकिन मैं यहां पर यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जब हम विकास के दृष्टि से आगे बढ़े हैं तो वही हम यह भी देखते हैं कि आदिवासी भाई, हमारे जनजाति भाई, उनके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष ध्यान देने का काम किया है। अगर हम 15 अगस्त को जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं तो मुझे यह भी खुशी है कि भारत के पहला राष्ट्रपति महिला बनाने का काम द्रौपदी मुर्मू को किया, तो वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने किया। अगर हम जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं तो मुझे खुशी है कि आज देश में 27 सेंटर्स फॉर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज बजट का एलोकेशन हमारे जनजाति भाई के लिए 3 गुना बढ़ा दिया गया, 3 गुना कर दिया गया है। आज मुझे खुशी है कि हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, यानी हमारे आदिवासी भाइयों के लिए जो कंपोनेंट फंड है, जो सिर्फ ट्राइबल के भाइयों पर खर्च होना है, वो 5 गुना बढ़ा दिया गया है। और उसी तरीके से एकलव्य स्कूलों पर 22 गुना बढ़ा दिया गया है। आप बताइए जनजाति भाइयों के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कितनी कोशिश की गई है, और 5 गुना, 3 गुना, 22 गुना ये उनका फंड, उनका बजट बढ़ाने का काम किया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जहां हम चरण पादुका के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे और ट्राइबल भाइयों को चरण पादुका देने का काम कर रहे थे, उसको भूपेश बघेल ने रोक दिया कि नहीं रोक दिया? रोका कि नहीं रोका? रोका कि नहीं रोका? ये एंटी ट्राइबल काम करने का काम ये करते हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, आजकल सनातन धर्म पर बहुत चर्चा हो रही, बहुत चर्चा हो रही। 1 तारीख को मुंबई में ये इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, INDI अलायंस, इंडी अलायंस, ये घमंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस मुंबई में 1 सितंबर को बैठक करता है और 3 सितंबर को इनके मजबूत घटक में मजबूत पार्टनर DMK स्टालिन, जो वहां का मुख्यमंत्री है, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो सनातन धर्म को गंभीर बीमारियों के साथ जोड़ करके देख करके उसका निरादर करता है। वह हर तरीके से सनातन धर्म का निरादर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और उसी के बाद दूसरे दिन 4 सितंबर को हमारे खड़गे साहब के बेटे प्रियांक खड़गे, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, वह दोबारा सनातन धर्म पर आक्षेप करते हैं। और उसके बाद तमिलनाडु का एक मंत्री दोबारा आक्षेप करता है। मैं क्या समझूं इसको? आज दिन तक सोनिया गांधी चुप है, आज दिन तक राहुल दुनिया भर में जाकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन एक शब्द भी इस पर कहने से बचते हैं। मैं क्या मानूं? मेरा आरोप है कि मां बेटा दोनों
सनातन धर्म को गाली देने का और सनातन धर्म का निरादर करने का जो मुंबई बैठक का एजेंडा था, उसको पूरा करने का काम डीएमके और अन्य पार्टियों को सौंपा गया है। और ये असल में एजेंडा माता सोनिया और बेटा राहुल का है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। दुनिया जहान में आप संविधान के बारे में चर्चा करते हो जाकर कि भारत में संविधान की रक्षा नहीं हो रही है। क्या संविधान में लिखा है कि किसी धर्म को, किसी विचार को, किसी आस्था को गाली दी जाए? क्या संविधान ने यह अधिकार दिया है कि तुम किसी धर्म को निरादर करो? कौन से संविधान के किस प्रावधान में लिखा है? और तुम संविधान की दुहाई देने लगे हो और तुम कहते हो कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। अरे तुम्हारे मोहब्बत की दुकान में ये नफरत का सामान बिकता है। इसको तुमको समझना होगा और यह तुम्हारे कारण से होता है। आप बताइए, क्या भारत की जनता सनातन पर आक्षेप सहेगी? क्या भारत की जनता सनातन पर आक्षेप सहेगी? मित्रों, क्या हुआ है? और चुप है कांग्रेस पार्टी, चुप है। बोलने की हिम्मत नहीं है, बोलती बंद है, जुबान पर ताला लग गया है। और ये सेक्युलर बनते हैं, ये संविधान के रक्षक बनते हैं, ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले हैं और नफरत का सामान बेचते हैं। मित्रों, जनता में परिवर्तन यात्रा में यह भी समझाना है और मुझे पूछना है भूपेश बघेल से, तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारा क्या कहना है इस विषय पर? सनातन धर्म पर तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम कांग्रेस पार्टी जिस विचार को लेकर के आगे चलिए उसके साथ सहमत हो? ये मुद्दे हैं जिस पर हमें उत्तर चाहिए। अभी G20 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हमारे जो आदिवासी है, महिला है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया। आपको बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि आपके मुख्यमंत्री उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। क्या यही जनजाति हमारे संबंध रखने वाले राष्ट्रपति के प्रति इज्जत है? भूपेश बघेल जवाब दे। क्या तुम्हारी इज्जत भारत के राष्ट्रपति से ज्यादा है? क्या तुम्हारी इज्जत G20 के सम्मेलन के दिए गए राष्ट्रपति के भोज में जाना तुम्हारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्य नहीं था? तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। खड़गे साहब लाल किला में झंडोत्तोलन के समय वहां उपस्थित नहीं होते हैं। भूपेश बघेल राष्ट्रपति के भोज में उपस्थित नहीं होते हैं। ये ऐसे लोग जो आपका नेतृत्व कर रहे हैं, परिवर्तन चाहिए। ऐसे लोगों को परिवर्तन करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? मित्रों, एक बात याद रखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। अब भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं। आप बताइए, अभी अभी हमारे अरुण साहू जी, अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, ये बताइए शराब का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? कितने का हुआ? 2161 करोड़ रुपए का। आप बताइए चावल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? चावल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। कोल स्कैम, कोयला का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? यूरिया का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? गरीब कल्याण अन्न योजना का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? गोठान का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? गोबर का घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे भैया, जिसने गौ माता नहीं छोड़ी, जिसने गौ माता को नहीं छोड़ा, वो आपको छोड़ेंगे क्या? वो आपको छोड़ेंगे क्या? आप बताइए, एक मुख्यमंत्री सीडी कांड में बेल पर, उसका निजी सचिव और ओएसडी जेल में, खुद बेल पर और सचिव जेल में। ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को रहने देना है क्या? मित्रों, एक ही बात मैं कहने आया हूं। अगर आप चाहते हैं कि दिलीप सिंह जुदेव जी के बताए रास्ते पर चलना है,
तो रास्ता एक ही है कि कांग्रेस को उखाड़ फेंको और कमल के निशान को आगे बढ़ा करके चल पड़ो। एक ही संदेश है, परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन। एक ही संदेश है कि मोदी जी के कार्य को ताकत दो और उसको धरती पर उतारने के लिए भूपेश बघेल की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंको और यहां कमल खिला दो, यही उसका रास्ता है। मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, आप सब लोग इतनी बरसात में, इतनी मुसीबत में आप सब लोग आए और डटे रहे, टिके रहे। आंधी हो या तूफान, आप नहीं हिले, आप नहीं डिगे, ये बताता है कि आपने परिवर्तन करने का मन बना लिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सबले बढ़िया, सबले बढ़िया, सबले बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ याद भी है? 50 साल हो गए शादी को। ये क्या है? 50 साल झेली हो तुम मुझे, और 50 साल झेलोगी क्या? सच्चे रिश्ते वही है जो लंबे चले, इसीलिए वी गार्ड बनाते हैं वायर, स्विचेस और एमसीबीज जो चलें सालों साल। आशीर्वाद। जी जगत गुरु जी, आज जब मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं तो बहुत सारे विषय हैं जिस पर लोग आपके वाक्यों को सुनना चाहते हैं, आपके जवाब को सुनना चाहते हैं। इस समय इस देश के अंदर सनातन को लेकर एक राजनीतिक युद्ध चल रहा है। कोई सनातन को कोरोना जैसी बीमारी के साथ जोड़ रहा है, मलेरिया के साथ जोड़ रहा है, कोई HIV एड्स के साथ जोड़ रहा है, कोई कह रहा है कि सनातन तो एक धोखा है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन धोखा नहीं है, सनातन कोई बीमारी कोरोना की बीमारी नहीं है जी, सनातन मलेरिया नहीं है। सनातन शाश्वत धर्म है। सनातन का होता जिसका अर्थ होता जिसका कभी ना नाश हो। जो नष्ट करना चाह रहे हैं वे स्वयं नष्ट होंगे। क्या आपको लगता नहीं है, पहले तो राम मंदिर पर सवाल सिर्फ खड़ा होता था, अब तो सनातन धर्म पर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा करना शुरू कर दिया है? तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो है ये विकराल रूप लेता जा रहा है? हर कोई सनातन के विरोध में बोलता है और बच के निकल जाता है। समस्या इस बात की है ना, जब बिल्ली खिसियाती है खंबे को नोचती है। कहावत है हमारे यहाँ, खिसियानी बिल्ली खंबे को नोचे। सनातन धर्म की सफलताओं को देखकर लोगों को पच नहीं रहा है। मैं स्वयं राम जन्मभूमि का साक्षी था जी, अनेक साक्ष्य दिए थे मैंने जी, और अब तो नए नए शिलालेख भी मिल रहे हैं जी। तो हमारी विजय को देखकर इनके मन में निराशा होती जा रही है और नाना प्रकार के वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं। जी गुरुजी, मैं एक सवाल अपनी मन की गहराई से आपसे पूछना चाहता हूं। रामचरितमानस को लेकर बहुत कुछ कहा गया। मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा, कई सारे नेताओं ने बोला, एक गठबंधन के नेताओं ने भी बोला, उत्तर प्रदेश के भी एक बड़े नेता पूर्व मंत्री ने भी बोला, बिहार के भी एक करंट मिनिस्टर ने बोला। लगातार रामचरितमानस को लेकर बहुत सी बातें की गई। अब सनातन धर्म को लेकर कहा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है? पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है, षड्यंत्र की तहत हो रहा है। विदेशी ताकतें इनको बल दे रही हैं, भारत को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। पूरा का पूरा षड्यंत्र है। और मैं तो ये कहूंगा जो इंडिया गठबंधन हुआ है उस केवल सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए हुआ है और ये पूर्ण इनकी हताशा का परिणाम है। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है
वो सनातन को टारगेट करने के लिए ही हुआ है। हालांकि एक मंत्री हैं, मैं नाम उनका निश्चित जी, लेकिन क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि आपने उस गठबंधन का नाम लिया, वो कह रहे हैं कि हम तो मोदी और शाह को हटाना चाहते हैं, हम तो इन ताकतों को हटाना चाहते हैं जो हिंदू मुसलमान करती हैं इस देश के अंदर। आप बताइए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं निष्पक्ष चर्चा कर रहा हूं जी, क्या गड़बड़ हुआ। हम मोदी ने या जिनकी चर्चा ये कर रहे हैं, अमित शाह की चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने गलती क्या की? 370 धारा हटाई, 35 धारा हटाई, कश्मीर को भारत में जोड़ने का एक साहस किया, चंद्रयान 3 उतारा गया दक्षिण ध्रुव पर, जब आज तक जिसको आज तक किसी देश ने नहीं उतारा था। अब आदित्य 11 भी, आदित्य L1 जी छोड़ा जा रहा है जी, सब कुछ तो हो रहा है। और G20 के ये प्रतिध्वनि आ रही, G20 के द्वारा भारत की विजय जयंती पूरे विश्व में फहराई। उनकी दृष्टि में गड़बड़ ये हुआ जी कि हम राम का पक्ष ले रहे हैं, और उनको स्वयं ज्ञान नहीं है कि राम से भारत की सत्ता है। रा का अर्थ है राष्ट्र और म का अर्थ है मंगल। राम के बिना भारत की सत्ता कैसी? राम मंदिर बन रहा है जी, सनातन धर्म की चारों ओर से विजय हो रही है, हिंदुत्व बुलंदियों पर जा रहा है, तो उनको हताशा होती जा रही है और सब लोग पागल हो चुके हैं, जो मन में आता वही बोल देते हैं। मैं अमीश जी, मैं प्रमाणित करने को तैयार हूं। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक 1.5 लाख पृष्ठ मुझे कंठस्थ हैं जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म किसी भी पक्ष में, किसी भी मूल्य पर भारत का विभाजन नहीं चाहता। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोमुख से गंगा सागर तक भारत को अखंड चाहते हैं। आप कहते हैं कि हिंदुत्व को देव मानो, भारत को राष्ट्र मानो, क्योंकि विपक्ष इस देश को बेचना चाहता है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह सरकार जो है ये बंटवारे का काम करती है, बांटने का काम करती है। ये विपक्ष का आरोप है। लेकिन आप बंटवारे का काम, अमित जी, बंटवारे का काम तो इनने किया और इनके पूर्वजों ने किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की दुर्नीति के कारण ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। 370 धारा लगाई गई, तो बंटवारे का काम तो इन लोगों ने किया, हमने नहीं किया। हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं जी। हम तो ये कह रहे हैं, समुद्रेव गांभीर्ये धैर्य व समुद्र से लेकर हिमाचल तक भारत हमारा है, अखंड भारत है जी। हम तो पाक अधिकृत कश्मीर की भी वापसी की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बातें तो बड़ी सारी हो रही है, बात तो अखंड भारत की भी हो रही है। बात तो ये हो रही है कि अब इंडिया नहीं, अब भारत कहना चाहिए। इसको लेकर भी बहुत सारे वाद विवाद हैं। आपको क्या कहना है इस विषय के ऊपर? देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। किसी भी देश के 2 नाम आपने नहीं सुने होंगे, और भारत के जो 2 नाम सुनाई पड़ रहे हैं, ये दुर्भाग्य ही है। भारतीय संविधान का पहला वाक्य ही गलत है, जिसमें कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया नाम इसका कैसे पड़ गया? ये तो अंग्रेजों ने इसका नाम थोप दिया। इसका मूल नाम भारत ही है और भारत ही रहना चाहिए।
लेकिन क्योंकि ये भरतों का निवास है। भरता नाम जी भरता नाम निवासो भारत। इंडिया कहने में क्या हर्ज है? क्या आपको लगता है, क्योंकि पिछले लगभग जब से अंग्रेज आए उसके बाद से तो इंडिया ही कहा गया इस देश को, उसमें हर्ज क्या है? विपक्ष मतलब मैं एक दूसरी तरफ का बयान है। हाँ बताइए बताइए प्लीज गुरुजी। है इसमें बहुत बड़ी आपत्ति है। इंडिया कहने में गुलामी झलकती है जी, इंडिया कहने में आक्रमण झलकता है, इंडिया कहने में भारत की दास्ता झलकती है, इंडिया कहने में भारत के स्वाभिमान का संवर्धन झलकता है, इंडिया कहने में भारत माता का अपमान झलकता है। अमीश जी, वंदे मातरम कहकर हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। कहीं आपने वंदे इंडिया सुना है क्या? वंदे मातरम ही होता है हमारे राष्ट्र। सुनिए हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या इंडिया का नाम है? नहीं है। वंदे मातरम, भारत भाग्य विधाता। इसलिए जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में इंडिया का नाम नहीं, फिर इंडिया को धोया जा रहा है। अब इस बार तो G20 का आपने जिक्र किया और G20 की चर्चा आपके कानों तक भी पहुंची। भारत बहुत सफल आयोजन भारत ने करा और भारत के प्रधानमंत्री ने उधर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं लिखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा। और जो प्रेसिडेंट ने भी एक रात्रि भोज दिया उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, यानी भारत की राष्ट्रपति लिखा गया। उसको लेकर भी बड़ा वाद विवाद हुआ। क्या आपको लगता है ये कदम भारतीय सरकार का, भारतीय राष्ट्रपति का, भारतीय प्रधानमंत्री का एक सही कदम था या गलत कदम है? भारत का प्रधानमंत्री या भारत की राष्ट्रपति लिखना बहुत सुविचारित कदम है ये, और मुझे यह कहने में भी गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जी, और भारत की राष्ट्रपति भी मुझे अपना बड़ा भाई मानती हैं। दोनों का यह कदम बहुत सुविचारित है। आपने अभी एक बड़ी दिलचस्प बात बोली। आपने बोला भारत के प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं, और आपके मित्र का, मैं ऐसे सवाल पूछता हूं, आपके मित्र का जन्मदिवस आने वाला है 17 सितंबर को, तो क्या शुभकामनाएं देंगे उनको, क्या आशीष देंगे? बिल्कुल, सुनिए, मैं उनको दीर्घायुष्य की शुभकामना दे रहा हूं जी, और 2024 में फिर लाल किले पर 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने की कामना करता हूं और आशीर्वाद भी दे रहा हूं। जी, आप तो नरेंद्र मोदी को 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो कि इस समय पूछना जरूरी हो जाता है। मैंने सिवनी में आपने जो आपने कथा करी और उसमें बात कही, उसमें आपने कहा कि अधर्म और धर्म की लड़ाई है, आपने सिवनी की कथा के दौरान कहा, और हमें देखना है कौन जीतता है। कहा, क्योंकि क्यों कहा, कहां है और अधर्म कहां है? मैं धर्म भारत के पास है जी, अधर्म जो इंडिया कह रहे हैं उनके पास है। धर्म हमारे पास है, धर्म सनातन धर्मावलंबियों के पास है, और जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं उनके पास अधर्म है। जी, लेकिन आप इतना इस गठबंधन के तो इस बार तो जी बोलिए जगत गुरु बोलिए। मैं सवाल पूछ लेता हूं। मैं कह रहा हूं आप इस इंडिया गठबंधन के बारे में बार बार बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं मैंने खुद गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़ा है और कई अन्य हिंदू ग्रंथ किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं। उन्होंने खुद बोला ये विदेश में, यूरोप में। राहुल को सुनिए जी, राहुल को भारतीय संस्कृति का ABCD भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। वो क्या पढ़ेंगे? उपनिषद जानते तक नहीं, भारतीय संस्कृति जानते तक नहीं, उनको भारतीय संस्कृति का क्या ज्ञान? एक सवाल जो कि उनको भारत से क्या लेना देना? आप कह रहे हैं कि राहुल को भारत से क्या लेना देना, और लेकिन संत होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रामचरितमानस को दलित विरोधी बताया गया, रामचरितमानस को की प्रतियां जलाई गई। मैं फिर मैं कहने जा रहा हूं जी, मैं फिर कह रहा हूं, रामचरितमानस का इतना बड़ा अपमान हुआ, क्या राहुल गांधी ने एक वाक्य बोला?
स्वयं राहुल गांधी कहलाते हैं जी। गांधी जी ने रामचरितमानस से कितनी बड़ी प्रेरणा ली थी। रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये पांच कीर्तन की पांचों धुनियां महात्मा गांधी ने रामचरितमानस से ली थी। जी। ये जैसे थोड़ी देर के लिए रघुपति, यही मह रघुपति नाम उदारा, राघव उर्धरि राघव चरण युग, राजा राम अवधर जानकी रानी, पतित पावन जास पतित पावन बड़बाना, सीताराम चंद्रत मोरे। राहुल गांधी के पूर्वज गांधी जी ने रामचरितमानस से 5 मंत्र लिए और इन्हीं रामचरितमानस का अपमान राहुल गांधी सहन कैसे कर पाए? जी, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं जी। एक क्षण में बोल लूं जी। रामचरितमानस का एक अक्षर भी न तो दलित विरोधी है, न तो असवर्ण विरोधी है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जहां राम राज्य में चारों वर्ण के लोग राम जी के राजघाट पर स्नान करते हैं। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, संत होने के नाते आपको हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन इसका अर्थ क्या शंकर स्वयं केसरी नंदन है? अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में बता पाए गुरुवर। हाँ, मैं बताना चाहूंगा। शंकर सुवन का अर्थ होता है बेटा जी। तो हनुमान जी शंकर जी के बेटे नहीं हैं, बल्कि राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी शंकर जी स्वयं हनुमान जी बन गए थे। इसलिए पुरानी प्रति का पाठ यही है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं। कभी हनुमान जी को किसी शास्त्र ने शंकर जी का बेटा नहीं कहा, बल्कि यही कहा कि शंकर जी स्वयं हनुमान जी बन के आ गए। तो ये पंक्ति है शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं है। जी, पुरानी प्रति यही। देखिए 4 अशुद्धियां हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन एक, और दूसरा सब पर राम तपस्वी राजा गलत है, सब पर राम राय सिर ताजा 2, तीसरा राम रसायन तुम्हारे पास सादर सरदार हो नहीं सादर हो रघुपति के दासा 3, और चौथा जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं, यह 7 बार पाठ कर जोई, छोटे बंद महासुख होई। जी जी। राम मंदिर का उद्घाटन होगा जनवरी के महीने में, लेकिन उसके उद्घाटन से पहले ही उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जब कोई ट्रेन आएगी तो गोधरा टाइप का हमला होगा, ये भी प्लानिंग का एक हिस्सा हो सकता है। ये सब विचार जब आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है, आपके मस्तिष्क में क्या आता है गुरुजी? मेरे मन में यही आता है जी कि अच्छे कार्य में पापी लोग बिगड़ डालते हैं और पापियों को दंड देना हमारा धर्म हो जाता है। तो पापियों का वो दंड देना हम तो उद्धव ठाकरे से जी गुरुजी धर्म हो जाता है। हम तो उद्धव ठाकरे से इतना ही कहेंगे कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया आप देखेंगे। हम तैयार हैं प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए। अब सनातन धर्मी तैयार है, भूल कर भी किसी को छेड़ेंगे हम, और अमीश जी छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। लेकिन फिर बोलेंगे, अगर आप अब जैसे ये बयान आपका अब सब लोग सुन रहे होंगे, वो बोलेंगे देखिए एक जगत गुरु रामभद्राचार्य जी देखिए किस तरह से धमका रहे हैं, अगर हमको कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो धमका नहीं रहा हूं जी, धमका नहीं, सुनिए जी, धमका नहीं रहा हूं। क्षमा सुनिए, क्षमा तब तक करनी चाहिए जब तक क्षमा को सद्गुण माना जाए। जहां क्षमा को कायरता माना जाता हो, वहां क्षमा कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने कहा जी, क्षमया ही समायुक्तम मामयम मकरालय असमर्थम विजानीते धिक क्षमामि दृश्य जने। क्षमा से युक्त देखकर समुद्र ने मुझे कायर मान लिया। जब क्षमा को नपुंसकता माना जाए
तब क्षमा नहीं करनी चाहिए और भारत माता की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से सबको और विशेषकर सनातन धर्मावलंबियों को तैयार रहना चाहिए। ये भी कहा जाता है भय बिन होए न प्रीत। जब भगवान रामचंद्र जी समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे, मैं तो सुनिए, मैं तो यही कहूंगा कि ओम शांति 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 ये नारा बुढ़ों का हो चुका, अब तो इसको ओम क्रांति 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 कह देना चाहिए। चलिए गुरुजी, आपने हमें इतना समय दिया, हमसे संवाद किया और इस संवाद में आपने एक एक सवाल का अपने अनुसार जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको प्रणाम, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीर्वाद। जी जी। Regarding that Article 357 issue, I had Which said to clarify his arguments. I had given a clarification. He felt that I shouldn't convey the impression that he tried to mislead the court. He said that was his surely. I mean, he appears before us every day. We would never make that. I said, of course, Sorry, just that. I would clarify. I mean, all that fine print, sometimes this happens, but that's all. No, I want to say, Milord, I want to say something. That's I all. want to say, I looked into and sent it to Mr. Gopal Shankar Narayanan. We'll never make that assumption about it. No, not that, Milord. I say so. It's a question of interpretation. And I still feel that 357 doesn't exist. That's my impression, but I don't want to interfere now. I'll say so, Milord. Mr. Gopal Shankar Narayan have to resolve this over coffee or better. It's a question of interpretation by Gopal Shankar Narayan, interpretation by me. All that I wanted to say. I'll make it good, Milord, when my turn comes. In the rejoinder, I'll take 2 minutes. The broader, whether 357 is there and it doesn't change the that's correct. Side or the response on the other side. Yeah, that's correct. That's all. We seem to be at once. I seek your lordship's indulgence. Yes, Mr. Attorney. For a small internal arrangement between us. Since the need for a historical narrative and a part of documentations to be read through, which I don't propose to do, and placing certain propositions in the context of historical narrative, we have divided job with solicitor and myself. What I propose to do is just to flag the lordship's consideration a summary of my written submission. I have my written submissions, but I want to place a summary so that just to take the court to what. Summary, yes, it's available in my. To who you are appearing for, likewise for the solicitor. But as a matter of bifurcation, both of you would be appearing for the Union of India, right? All right. And so between the two of you will be appearing for the Union and the state. The rest are all for interveners, Mr. Dwivedi, Mr. Giri, Mr. Salve, Mr. Jethanani, then Guru, and Mr. Nataraj, you will be appearing for the Union? Okay, but then if something, all right. Subjects are bifurcated, there won't be any repetition. Like Mr. Banerjee also appears for whom? Vikramjit Banerjee as ASG appears for whom? Vikramjit also would be allowed for the Union. Can you then suggest one thing? If something remains, then that can be covered because we need not then. Whatever timeline is given, they are our timelines, and it is always subject to your lordship's final call. So after we complete with the first two arguments, we'll realize what canvas remains. Then I think. After you have taken and the attorney has taken 2-3 days, whether Mr. Banerjee will require 1 day to argue for what would we? He didn't say 1 day. Oh, it says 1 day. That's why you. 1 day. That's what I. 1 day. On part of my colleague. No, I'm sorry. It's a mistake on part of my colleague. So Nataraj is 1 hour and he is 1 day. So I was wondering. No. That is also 1 hour, but all right. That is outer. Kindly correct it, Manoj. That's a mistake on our part. All right. Yes, Mr. Maybe as we travel along, days can become hours. I'm sorry, Mr. Your Lordships. So that we broadly know, and I'm sure after you people have finished, they will see whether they want to add something or not.
Before I begin reading my brief summary of Summary of letters. Lordships could locate her. It's in the written submissions folder. It is titled Summary of Written Submissions. Just a 2-page document. But before I do that, I must certainly thank all my esteemed colleagues on the petitioner who brought in a lot of very insightful understanding of this emotion, passion-ridden issue and complicated from many angles. And we try to bring our own, if possible, keeping in mind the objectivity as well as the neutrality which is to be involved in understanding this. And some American historians said objectivity is not neutrality. Therefore, sometimes these things can become problematic. So, keeping in mind, and I am also reminded of a very famous statement made by Abraham Lincoln in 1864 in response to a border territories conflict issue. He talked about balancing the nation, losing the nation, and preserving the constitution. And he said, by general law, life and limb must be protected. But yet often a limb must be amputated to save a life, but a life is never wisely given to save a limb. I'll place that very full extract of it later on. For balancing between losing the nation and preserving the constitution. It will be my running theme in trying to say, if you want to say the constitution will be preserved in the context of the processes, due processes, the fairness of the processes, and how these procedures are important for the integrity of the constitution on one hand, and losing the nation on the other hand. Equally, Mr. Attorney General, we can't postulate a situation where the ends justify the means also, right? I know about that, but means has to also be consistent with the ends. We all of us understand that. So very often this question confronts all of us, both in personal life, public life, the politics of the nation, the dynamics of the political process, and so on. But then that is a question which definitely confronts. So how do you find answers which will probably produce the most sensible solutions? So let me try to read this summary. No factual or legal foundation. Your Lordship. Is that what you're reading? Or? The Summary of it. Summary. Copies. Yeah. Give copies. This side. It is there. You mailed it. Right. Lordships do not have it. Can I hand over a? Rogers Cowell has got that page. Well, may I proceed to read? Yes. Yeah. No factual or legal foundation for any sovereignty argument. On a combined reading of the instrument of accession and the proclamation, followed by adoption of Article 370, all trace of sovereignty, if any, were surrendered and disappeared. The constitutional
integration process of the state of Jammu and Kashmir with the Union of India, howsoever sought to be brought about, for the only object of Article 370. All principles and procedures pressed into service for the above purpose will always be considered subservient to this purpose. The power and deliberation authority of the President under Article 370 to deal with it in any manner is neither lost nor removed by reason of its exercise over a period of time, nor it can be said that the provision erased itself without intervention by any positive lawmaking power. Article 370 was conceived and designed to aid the constitutional integration process on the same lines as it happened with other states. Its continued exercise over a period cannot be seen as a cloud over or a distortion of its original purpose. Any discretion exercised beyond its original purpose, seen as introducing room for whittling the constitutional integration or otherwise, can always be deliberated upon to bring about any changes in its contents or its abrogation. All judicial pronouncements in regard to Article 370 must be seen in the context of the challenges and claims placed before the court and their total view to be kaleidoscopically seen. Border states are a special class of territories of India, and their reorganization in Article 3 will deserve distinct consideration. The court will defer to the wisdom of Parliament in the choices of action relating to border states. The justiciability of decisions taken to deal with matters relating to border states may not be, as in the case of general run of reorganization of states or imposition of president's rule. The scheme and architecture of Article 356, which provides in regard to the sustenance of the fabric of the nation, will not be narrowed or compressed. The in terram argument demanding course correction or linearly tailored and need not be touchstone for ex ante tinkering with the undefinable state necessity potential of Part 18 of the Constitution. All instruments in aid of discharge of duty under Article 355, including the preamble to the Constitution, will be comprehended in the plenary power of Parliament to engage in the reorganization scheme under Article 3. The plenary power to act under Article 3 is available even during rule under Article 356. Long-standing or similar measures in regard to reorganization are not precluded. The availability of power is distinct from any due process. A. Neither asymmetrical federalism nor any other federal features have been infringed. We'll try to make good all the arguments. No rights in relation to representative democracy have been taken away. Reorganization of states includes temporary or other rearrangement of rights to serve the integrity of federalism and the unity and integrity of the country. All rights are available for exercise only if unity and integrity are intact. The doctrine of necessity is flexible. The long history of internal disturbance, lack of availability of real measure of rights and justice are matters that can be legitimately taken into account for paving the path for due course rearrangements. No person can have a vested right in favor of a perennial state of unrest, and all instruments of law which have not subserved peace and justice have no inherent justice right to continue to exist, to right to exist or to continue. However, it is submitted that all measures taken are within the due processes granted and to be pressed into service to act in exceptional circumstances. All steps taken under so-and-so are within the standard set of provision issued during President's rule, and nothing arbitrarily designed has been provided for. All arguments and fraud and power are therefore misconceived. That's a broad summary of my submission. Just before the solicitor takes over, as part of the paragraph 7
B, the last few sentences. So I looked into all the presidential proclamations, running into 120 of them, and particularly in regard to Jammu Kashmir. The suspension of provisions of Article 3, the two provisos, and various other provisions in the Constitution of India, or in terms of a convention that the presidential proclamation follows. So no deviation is taking place as far as this particular presidential proclamation is concerned. So suggest therefore either a fraud on the Constitution is completely misconceived. I'll try to make the documents referring to the documents. So I just want to play this summary to show that the due process have been followed. There is no deviation from due processes. All falls within the legitimate aims and objects of what the two orders sought to achieve. And the Reorganization Act also falls within them. Thank you. Thank you very much, Mr. Attorney General. Yes, Mr. Sullivan. Great, but as indicated by the petitioners, your lordships would be taking a historical decision in more than one base. But first, this is for the first time, after 75 years, that your lordships would be considering that the privileges with which the residents of Jammu and Kashmir have been deprived of till date, have been conferred. And I make this submission good, that so far, Article 370 function as a detriment between the welfare scheme flowing from the center, the constitutional right flowing from the center, and the residents of Jammu and Kashmir. But second thing, but because of this confusion, whether it is temporary or permanent, there was a kind of a psychological duality which was in the minds of one particular region of our country. So since inception of the Constitution, it became part and parcel of inalienable and integral part of India, but there remained a psychological duality, whether induced or otherwise. That, my lord, your lordships would end. Judgment going either way, but that position would end. And third, Mr. Solicitor, the first one, can you just in a sentence again formulate it? I somehow missed the first one. Yes. So your lordships would find at the end I of. don't want to interrupt my learned friend, Malad, but the new volume has been added. 2 new volumes have been added, which were not there before, 2 days ago. I don't know, Malad. I may be wrong. I have no objection, Malad, but I just want to point that out. It was added with the permission of the court before 6 days. It was added. That's all I'm saying, Malad. The written submissions are new. I'll not object to any of that because I don't believe in objecting to materials which are relevant for the court. No, that's the court told me. Permitted, we mentioned your lordship. I'm not disputing. You may have mentioned. I'm just saying, Malad. I have still no objection, Malad. Volume 3 are your submissions, Mr. What, your lordship, my lord, the Chief Justice would recall, Lord, what we have done is my submission, the submissions of the learned attorney, and Lord, all our submissions are placed in one volume. Our submissions, Lord, were new and detailed after, my lord, hearing them. And thereafter, my lord, in a chronological order and with continuing pagination, they form part of volume number. On Monday, when the solicitor mentioned in the morning, you informed us that the list of dates which has been filed by Mr. Sibal. Yes, that is incorrect. You're adopting the same list of dates, but where you're adding something, yes, you're putting it all together, so we don't have to flip between list of dates. Written submissions are all new here. This Are all new. I'm not disputing. I still am not disputing. I believe. I still will not dispute. And I'm just saying, Malad. Then let's start, Malad, because I'm only saying, Malad, I was not allowed. That's all. All these are all new, but I don't mind, Malad. We'll answer. What we had, when he mentioned on Monday morning, I think we asked him whether your notice has been given to everybody, and solicitor said yes. At that stage, I told the solicitor, instead of having 5 different lists of dates,
work on the list of dates which Mr. Sibal has submitted. I'd also mentioned it in the course of the hearing. That's right. And in that list of dates, add what you are adding separately so that we know what has been the addition by the Union of India. Not only that. All of us have one master list of dates. That becomes much easier. I don't know. It would have been better if this objection would have been raised because these. Let's not, Sorry. my lord, people are watching, let's not be, my lord, school children like objections, my lord. It was given on that very day at night. No, it's because the Not court is- right, Apart from that, not please informed. hold your tongue. Document is created on 24th August, which is today. The PDF says it's created 24 August. So I don't know how it could have been mentioned. Mr. Prasanna, Anyway, Malad, I think we should go on with the hearing. I'm not objecting. No, let's say. you object and thereafter you are saying I am not. Because I was told that I should not be able to add anything. I had only put some just 5 pages. Whatever is. Assuming that Your submission also, it would have resulted in many more people. That's why, Malad, I didn't press it. I don't think we should go on this. But even that has been taken note of. That's all. Mr. Gopal Shankar Narayan was here from day one. He could have told us, but my lord, I must make a positive statement. Before we mention before your lordships, the previous night, this was placed on record with a service to all. They were aware and my lord, they knew that this is the master list of dates which all of us on this side will rely upon. But may I clarify? One second. Mr. Solicitor, on your master list of dates, I hope you have maintained the integrity of the original list of dates. Yes. Where you want to add something that you have indicated to us in a separate note or separate color or track change. What I have done is, my lord, I believe at the outset that it seems my list of date contains something because this first objection appears to be the best point now after my lord, this list of dates. But leave it at No, Mr. Solicitor, the reason why we ask you is, when one sits down to dictate the judgment, I hope in the list of dates, we will know what is Mr. Sibal's part and what is your part. So long as that is there, it's no difficulty for us. Page 1 of my list of dates. So long as it is there, we accept your word for it, but so long as your juniors have prepared it in that way, there's no difficulty. Mr. Sibal's submission are incorporated in that general common list of dates in italics in blue color, saying KS. Means that's the list of dates of Mr. Sibal. And whatever you wanted to add, you've added in a separate font or whatever. Then there's no difficulty. Nobody has any issue with the list of dates. It's just that they are filing something, they should tell everybody. What has been done today is there are 107-page list of dates which is. Mr. Prasanna knows everything was served. You please tell you, this is what a nodal council is supposed to do. Yes. So please a moment. The learned solicitor's written submission, apart from the list of dates, has somehow ballooned from 18 pages to 139 pages and a lot of it in very fine print. Now, I mean, I'll put that the para. 3 minutes ago, 5 minutes ago, I got it on hair drop. Huh? So from Mr. Prasanna, not by me. Nobody, when Mr. Sibal says he has no objection, yes. But from your nodal council, he gave you date. Yes, may I clarify? Mr. Prasanna is trying to say something for last 5 minutes. Yeah, Mr. Prasanna. Yes. Just 1 second. Let's have a word from the young junior here. Certainly served last week, Your Lordship. I had not been informed that it had been allowed by the court, which is why I could not circulate it forward. So that was. So it was uploaded on Sunday night. The lordships can check up now. Everything, my lord, is possible to be ascertained and verified. So say that it was emailed to him on Sunday night with a copy to Mr. Prasanna. Yes, my lord. Yes, that's correct. That's correct. It was not circulated because it had not been allowed by the court. That is not something that I had been informed that it had been allowed by the court. That was where the gap is. My lord, my first point, my lord, why your lordships, my lord, judgment is going to be a historical judgment is this. A, my lord, after going through, my lord, the facts which we will point out on this side, your lordships would be satisfied that large number of fundamental rights and other rights will be now conferred upon the residents of Jammu and Kashmir.
and they would be fully at par with rest of their brothers and sisters of this country. Yes. But number two, but because of, I'm sorry. Yes. Because of the ongoing confusion, which according to us there was none, but because of the ongoing confusion whether this provision is temporary or it has become permanent, etc., there was a psychological duality amongst the minds of the residents of Jammu and Kashmir, and that was being taken disadvantage of by, I would say, my lord, interests not inimical to India. That would be settled once and for all, whichever way your lordship decides. Yes. No, my lord, I'll take your lordship, my lord. I must, my lord, assure your lordship that yesterday we undertook an exercise that your lordships have been appraised with almost everything, my lord, on facts. But your lordships are specifically not appraised with many things. So, my lord, in my list of dates also, we have, my lord, marked which portions we would not trouble your lordships by reading. So kindly directly come to, my lord, in that common compilation, page 6, PDF page 6. So this is only for one reason, my lord, I am reading this part. My Lord Justice Gawai was pleased to put a question. There was a Praja Sabha constituted, your lordships would recall. And my lord's question was, what was the composition of the Praja Sabha? So that is what is mentioned. Your lordships would find the second date, my lord, on this page is 20. Just only one thing, Mr. Agarwal, Mr. Kanu Agarwal. I'm not asking the solicitor this. In the list of dates, there is some dates which are marked by the light brown, yes, one by green, one by blue, and please come to page so 4. is there a distinction for our purpose? Come to page Is there a like green, blue? It's a legend. Page 4. Page 4 will be the answer. We just want to see Page 4. And we have clarity, This is one of the color scheme which we have used. All History of Kashmir is this color. All right. Then British events, law and statements. Agreed. Then blue will be Indian constitutional history. Red with the process of integration, etc. This is the relevance of the color. But your lordships need not, my lord, bother about that. My lord. Once the flow I have kept chronologically. So therefore, colors might keep on changing depending upon the legend, but the flow will continue. And where you say KS in italics, that is Mr. Sibbal's original. Fair enough. Got it. Submission. Therefore, your lordships may consider not keeping Mr. Sibbal's submission side by side. It contains everything verbatim, much easier. As my lord produced before your lordships. That's all I wanted to show. Date 20th of April 1927. I'm not reading it, but this is Mr. Sibbal's submission in his list of dates, and I have not missed, my lord, any date from his submission. It is in blue color and in italics. The next date is 22nd April 34. Maharaja Hari Singh enacted 1934 Constitution of Jammu and Kashmir. This law established a legislative assembly called Praja Sabha, which was to function under the supremacy of the Maharaja. Lord, answering my Lord Justice Gawai's question,
The Praja Sabha was to have 75 members, of which 12 would be officials, 33 elected members, and 30 nominated members. Then, my lord, rest your lordships can consider skipping, my lord, and kindly come to, my lord, 7. Just, my lord, taking your lordships chronologically, your lordships have seen this provision as well. I'm just, my lord, refreshing your lordships' memory without reading the provision. Lord, this is a part of Government of India Act 1935. Lord, why it has become long, the relevant parts are quoted for your lordship's immediate reference. My lords may not have to go through volume 1, PDF page, so and so, but page numbers are also mentioned, my lord, if your lordship would like to go through. But please see, my lord, at page 8, section 6 of Government of India Act 1935. Accession of Indian states. A state shall be deemed to have acceded to the federation if His Majesty has signified his acceptance of an instrument of accession executed by the ruler thereof, whereby the ruler for himself, his heirs, and successors, Lord, declares so and so, so and so, so and so. Lord, the purpose of showing this is to, Lord, point out to your lordships, and ultimately I'll assist your lordship with that proposition and 1 or 2 judgments on this. The moment the accession is complete, the sovereignty gets lost. The sovereignty is subsumed with the bigger sovereign. Yes, sir. So there is a Privy Council judgment and few other judgments also, Lord, which we'll, Lord, take a little later on. So there is one trivia, Lord, I have just added it. It doesn't make any difference for either of us. But as, Lord, we attribute the Indian Penal Code to Lord Macaulay, Lord, this entire exercise of 1935 Act was done. Lord, he was the author virtually of this, Lord, Sir Samuel Hoare, one of the unsung heroes, Lord, in the history of Indian partition. But it was he who drafted this. It has no bearing on the main question. Then, my lord, I have reproduced the. Actually, Mr. Solicitor, you may also read section 5. Yes. Because what is the importance of accession? That section 5(1) gives us. Yes, I wanted to read, Just but I thought your lordships may have read. No, but we need to highlight that 5, because page 7. It shall be lawful. They just read that only that. It shall be lawful for His Majesty, if an address in that behalf has been presented to him by each House of Parliament, and if the condition hereinafter mentioned is satisfied, to declare by proclamation that as from the date therein appointed there shall be united in a federation under the crown by the name of the Federation of India. A, the provinces hereinafter called governors' provinces, which were under the direct British sovereignty or suzerainty, as the case may be, were functioning through the Governor General. Then B, the Indian states which have acceded or may thereafter accede to the federation, and in the federation so established, there shall be included the provinces hereinafter called chief commissioners' provinces, not the smaller regions, which eventually. The consequence of an accession under the Government of India Act was that then the acceding, they would be united in a federation. In the federation. The key words really in 5 are united in a federation. In a federation. So, that is the first stage of losing sovereignty. The moment you sign accession and it is accepted. But you'll have to at some stage deal with the argument which they have urged that sovereignty itself has an external component and an internal component. That external component was lost, internal sovereignty still remained. That's the argument, my lord. We are conscious of that. And Lord, I'll also bear in mind your lordship's very, very pertinent observation that ends may not justify the means. I'll also show to your lordships the means adopted strictly within the constitutional parameters and as per various judgments of your lordship. But that's followed after the factual chronology. But thereafter, your lordships will kindly come to page 9, 1939. But this is also crucial.
the Indian National Congress's formal stance was that the princely state must join independent India on the same terms and with the same autonomy as the provinces of British India, and with their people granted responsible government. As a result, it attempted to insist on the incorporation of the princely states also into India in its negotiations with the British. So we were, as Lord